हम लोगों ने अर्ध स्नान वगैरह पढ़ लिया था। कहाँ तक थे, कोई बताए? वमन क्रिया पढ़ा चुकी थी मैम। अच्छा, कुछ पेज नंबर आइडिया है? एनिमा ने पढ़ाया था। ठीक है, नहीं मिल गया। जी। शंख प्रक्षालन बाकी था, वमन क्रिया की सावधानियां थी, है ना, हो गई थी। शंख प्रक्षालन से शुरू करना था। नहीं, वमन क्रिया की सावधानियां बाकी थी, राइट? कि जी पूरी मैम, वमन क्रिया बाकी थी? लाभ लिखा रही थी। ओके। चले, वमन क्रिया से लाभ। वमन क्रिया से मेनली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको पित्त बनता हो वो ठीक होता है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक करता है वमन यानी कुंजल क्रिया। अपच भी बाहर निकल जाता है, मतलब इंडाइजेशन ठीक होता है, एसिडिटी ठीक होती है, डिटॉक्स होता है, पेट क्लिंस होता है, मतलब क्लींजिंग, शोधन होता है, पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है, पेट में जलन ठीक होती है, भारीपन ठीक होता है, गैस और सरदर्द ठीक होता है। इसके साथ साथ शरीर में पित्त दोष की विषमता, पेट में एसिड की अधिक मात्रा, मुंह में खट्टा पानी एवं सीने में जलन रोगग्रस्त रोगियों के लिए भी वमन क्रिया का अभ्यास लाभकारी प्रभाव रखता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं मेन, और क्या लिख सकते हैं कि त्रिदोष सम बने रहते हैं, मतलब वात पित्त कफ भी बैलेंस होता है नियमित अंतराल पर करने पर, मतलब डेली नहीं करना है, पर एक नियमित हफ्ते भर में एक बार ऐसा कुछ बना लेना है तो करने से बैलेंस रहते हैं, एवं इन दोषों की विकृति से उत्पन्न रोग नहीं होते। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस क्रिया का अभ्यास करने से उसका पाचन तंत्र स्वच्छ एवं क्रियाशील बनता है एवं पाचन रसों का श्रावण संतुलित रूप में होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सही, मतलब जितने जरूरत है उतने रिलीज होते हैं। वमन क्रिया से सावधानियां। वमन एक लाभकारी अभ्यास है, किंतु इस अभ्यास में निम्न सावधानियों का पालन अवश्य करना चाहिए। वमन क्रिया का अभ्यास अल्सर, आंतों में सूजन, संक्रमण, उच्च रक्तचाप एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त रोगी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अल्सर और पेट में वमन क्रिया नहीं करनी है, आंतों में सूजन हो नहीं करनी, संक्रमण हो नहीं करनी, उच्च रक्तचाप नहीं करनी, मानसिक तनाव से ग्रस्त रोगी को नहीं करनी। इन रोगियों को अधिक तापमान होने पर सामान्य तापक्रम के जल का प्रयोग करते हुए जल में नमक के स्थान पर सौंफ का प्रयोग करते हुए योग्य चिकित्सक के निर्देशन में ही वमन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। तो अगर अल्सर है तो कैसे करना है, उसमें थोड़ा बहुत हमने ये पहले भी आपको बता दिया था कि बहुत सारे लोगों को इतनी एसिडिटी होती है कि ब्लड आ रहा है, तो उनको हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही वमन कराते हैं, और सौंफ का प्रयोग इसमें बताया गया है। तो थोड़ा सा सौंफ पानी में बॉईल कर ले, छान ले, और जब वो पानी ठंडा हो जाए तब। स्वस्थ व्यक्ति को वमन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, अपितु तो आवश्यकता अनुभव होने पर सप्ताह में 1 अथवा 2 बार ही वमन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को मासिक स्राव की अवस्था में अथवा गर्भावस्था में वमन क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में वमन क्रिया का अभ्यास योग्य एवं कुशल निर्देशन में ही करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है वमन के बारे में। शंख प्रक्षालन क्या है? मानव शरीर के अंदर
उदर प्रदेश में आंत शंख के समान संरचना में स्थित होती है। इस शंख के समान आकृति में स्थित आंतों को धोने की क्रिया के रूप में शंख प्रक्षालन क्रिया का उल्लेख यौगिक ग्रंथों में किया गया है। शंख प्रक्षालन क्रिया के अंतर्गत गुनगुने नमकीन जल का सेवन करने के उपरांत निश्चित आसनों का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास की विधि इस प्रकार है। शंख प्रक्षालन का अभ्यास वमन क्रिया के समान ही प्रातः काल के समय खाली पेट एवं नमकीन जल से किया जाता है। इस क्रिया के अभ्यास के लिए इस क्रिया के अभ्यास के लिए पूर्व की भांति तैयार गुनगुने नमकीन जल को कगासन में बैठकर 4 से 6 ग्लास की मात्रा में पीते हैं। अब 5 आसनों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन एवं उद्राकर्षण, तो ये याद होने चाहिए आपको 5 नाम, और लिख भी लीजिए, का अभ्यास करते हैं। इन आसनों का अभ्यास करने के उपरांत पुनः कागासन में बैठकर 4 से 6 ग्लास जल की मात्रा पीते हैं। जल पीने के उपरांत पुनः उपरोक्त आसनों की पुनरावृत्ति करते हैं। इस प्रकार आसनों का अभ्यास करने से जल संपूर्ण पाचन तंत्र से होता हुआ अधोमार्ग बड़ी आंत के माध्यम से शरीर के बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया में पहले दूषित जल यानी इस प्रकार आसनों का अभ्यास करने से जल संपूर्ण पाचन तंत्र से होता हुआ अधोमार्ग अर्थात बड़ी आंत के माध्यम से शरीर के बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया में पहले दूषित जल विषाक्त मल पदार्थों के साथ बाहर निकलता है। शंख प्रक्षालन क्रिया में जल पीकर आसनों के अभ्यास की क्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि शौच के रूप में साफ स्वच्छ जल शरीर से उत्सर्जित होने नहीं लग जाता। शंख प्रक्षालन की लाभ, ठीक है, क्रिया समझ में आ गई। पानी पी करके, गुनगुना पानी पी के हल्का सा सॉल्टी हम 5 आसन करते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और उद्राकर्षण। इनको 10-10 बार करेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर करेंगे, और जब तक कि इससे मतलब इस पेट साफ होकर के पेट की जितनी गंदी दूषित जल है वो बाहर विषाक्त मल पदार्थों के रूप में बाहर आने लग जाता है। और ये तब तक दोहराते हैं जब तक कि साफ पानी नहीं निकलने लग जाता जहां गुदा द्वार से, तब तक करते हैं। आपने 2 ग्लास पानी पिया, 10 बार 5 अभ्यास किए, मोशन आ रहा है तो जाएंगे, फिर से पुनः पिएंगे, फिर करेंगे। तो पहले आप खुद करके देखें, तभी दूसरे को कराएं। कभी भी शंख प्रक्षालन या कोई भी चिकित्सा आप खुद अगर नहीं कर पा रहे तो आप किसी को मत कराइए। पहले खुद ही डू एंड डोंट्स देखिए इसके, ठीक है। साफ पानी आने से पहले ही आपको वोमिटिंग की फीलिंग आने लगती है, तो बहुत सारे इसमें और भी कारण हैं, तो आप खुद करें तभी दूसरे को कराएं। पेट दर्द, गैस, अपच, भूख नहीं लगने जैसे रोगियों में इस अभ्यास से लाभ प्राप्त होता है। इस क्रिया का अभ्यास करने से आंत साफ एवं स्वच्छ बनती है एवं आंतों में पाचक रसों का श्रावण सुव्यवस्थित होता है। योग शास्त्रों ने इस क्रिया के लाभकारी प्रभाव के आधार पर इसे कल्पकारी क्रिया कहा गया है। शंख प्रक्षालन क्रिया की सावधानियां तो विधि आपको समझ आ गई। विधि में कुछ खास नहीं है, आपको पता है 5 आसनों के नाम आपको पता होने चाहिए। मेनली क्या है, सावधानियां पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे आप कोई गलती ना करें। अल्सर, आंतों में सूजन, संक्रमण एवं आंतों के कैंसर ग्रस्त रोगी को शंख प्रक्षालन की क्रिया का अभ्यास नहीं कराना है। जो लोग लिख रहे हैं वो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको याद करने के लिए जैसे भी आप जो भी तरीका अपना रहे हैं, अंडरलाइन करना है, नोट्स है आपके पास या आपको लिखना है। शंख प्रक्षालन के बाद व्यक्ति को मिर्च या मसालों का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। शंख प्रक्षालन क्रिया के उपरांत अभ्यासी व्यक्ति को मूंग की दाल
की सादी खिचड़ी में गाय का घी डालकर देना चाहिए। संकट क्षालन क्रिया के 3 दिनों तक दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित रहता है। ठीक है, 4 इनके सावधानियां हो गई। तथा इसके उपरांत कम से कम 1 सप्ताह तक बिना मिर्च मसाले का हल्का आहार लेना चाहिए। जिज्ञासु पाठकों, इस प्रकार प्रातः काल खाली पेट विभिन्न विधियों द्वारा जल का आंतरिक प्रयोग से शरीर की आंतरिक सफाई भली भांति होती है। दूसरे शब्दों में शरीर के आंतरिक शोधन में जल का आंतरिक प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल के आंतरिक प्रयोग से कम क्रम में पाचन तंत्र के शोधन हेतु आयुर्वेद शास्त्र में, योग शास्त्र में, वस्ती कर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये दोनों कर्म मूल रूप से लगभग समान हैं तथा इनमें केवल विधि भेद का ही अंतर है। वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में वस्ती कर्म की तुलना में एनिमा का प्रयोग अधिक व्यवहारिक एवं व्यापक रूप से हो रहा है। अतः अब हम एनिमा क्रिया पर विचार करेंगे। जितना थोड़ा सा अंतर अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में है, उतना ही थोड़ा सा अंतर आपको इसमें मिल जाएगा। शंख प्रक्षालन और एनिमा, जो इसका व्यवहारिक रूप है, जो इसका रिजल्ट आ रहा है, इसकी बात में करिए। एनिमा के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से संपूर्ण शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तंत्र के स्वस्थ एवं सक्रिय रहने पर शरीर ऊर्जावान एवं स्वस्थ रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जब इस तंत्र में विकार उत्पन्न होने पर शरीर ऊर्जाहीन एवं रोगी हो जाता है। पाचन तंत्र का शोधन करने के उद्देश्य से एनिमा क्रिया का अभ्यास रोगी को कराया जाता है। इस क्रिया की विधि इस प्रकार है। विधि क्या है? एक विशेष आकार के एनिमा पात्र में हल्का गुनगुना एवं सामान्य तापक्रम का 1 से 1.5 लीटर जल भर लेते हैं। 1 सेकंड। माध्यम से संपूर्ण शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तंत्र के स्वस्थ एवं सक्रिय रहने पर शरीर ऊर्जावान एवं स्वस्थ रहता है, जबकि इस तंत्र में विकार उत्पन्न होने पर शरीर ऊर्जाहीन एवं रोगी हो जाता है। पाचन तंत्र का शोधन करने के उद्देश्य से एनिमा क्रिया का अभ्यास रोगी को कराया जाता है। इस क्रिया की विधि इस प्रकार है। एक विशेष आकार के एनिमा पात्र में हल्का गुनगुना अथवा सामान्य तापक्रम का 1 से 1.5 लीटर जल भरते हैं। अब एनिमा कक्ष में रोगी अथवा एनिमा लेने वाले व्यक्ति को तख्त पर लिटाकर विधि पूर्वक एवं सावधानी पूर्वक एनिमा कैथेटर के माध्यम से यह जल बड़ी आंत में भर देते हैं। बड़ी आंत में पर्याप्त जल भरने के उपरांत अभ्यासी व्यक्ति कुछ समय 5 से 15 मिनट टहलने के उपरांत शौच के रूप में जल को उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एनिमा पॉट यहाँ पे नहीं है, वहां से ले आएंगे ऑफिस से, फिर आपको उसमें ऐसे प्रैक्टिकल भी समझा देंगे। एनिमा क्रिया के क्या लाभ हैं? एनिमा क्रिया के अभ्यास से बड़ी मात्रा में शुद्धि होती है, पुराना मल निकलता है, कब्ज में फायदेमंद है। जिसको भी कब्ज है उसको हमें एनिमा देना ही पड़ता है। आते मलहीन, साफ, स्वच्छ एवं सक्रिय बनती हैं। इस अभ्यास के फलस्वरूप पाचक रसों का श्रावण बढ़ता है, जिससे भूख लगती है और पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है। एनिमा क्रिया पेट दर्द, गैस, जलन, अफारा, पेट का भारीपन आदि पाचन तंत्र संबंधी रोगों में प्रभावकारी है। तो ये आपको पता ही है, दर्द हो, जलन हो, इंडाइजेशन है, पेट फूला फूला है। एनिमा क्रिया के प्रभाव से यकृत एवं पैनक्रियास क्रिया की
क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे इन अंगों से संबंधित रोग जैसे यकृत शोथ एवं मधुमेह आदि में लाभ मिलता है। तो डायबिटीज में फायदेमंद, लीवर डिसऑर्डर्स और पेनक्रियास इनको भी लेके चलता है। मैम इसको कितने दिन में देना है या कितने दिन तक दे सकते हैं, जैसे शुगर वालों को और जो लीवर का जो होता है ना फैटी लिवर? देखिए, हम तो जनरली 3 महीने तक एनिमा देते, 10 दिन तक लगातार एनिमा देते हैं, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, फिर हफ्ते में 2 बार, 1 बार और चिकित्सा जारी रखते हैं। रेस्ट आपके इसमें क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं डायबिटिक पेशेंट को भी 3 से 10 दिन, उसको अगर वो बोलता है डेली पेट साफ हो रहा है 3 दिन बाद, तो हम नहीं देते हैं, और हफ्ते में 2 दिन उसकी जब तक चिकित्सा चल रही है वैसा बना के रखते हैं। एनिमा क्रिया में निम्न सावधानी का पालन करना चाहिए। एनिमा क्रिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, सदैव खाली पेट ही देना है। एनिमा क्रिया में प्रयुक्त जल का ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। कुशल चिकित्सक के निर्देश में ही एनिमा करना चाहिए। सूजन, संक्रमण, बवासीर रोगों में एनिमा नहीं देना है, क्योंकि ब्लीडिंग आ रही है या मस्से हैं तो मुश्किल होती है। पहले आप पेट को अच्छा कीजिए, उससे आपको उसको फायदा दे पाएंगे। सामान्य रूप से स्वस्थ मनुष्य को एनिमा क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, 3 महीने से लगातार एनिमा ले रहा था, बुरी हालत हो गई उसकी पूरे शरीर की, तो ऐसा नहीं करना है। फिर हमने उसको हफ्ते में 2 बार का देके ट्रीटमेंट जारी रखा, और कभी स्नान, मसाज, एक्सरसाइज से उसकी थोड़ी बात बनी। अभी तक आपने जल के प्रातःकालीन खाली पेट प्रयोग की विभिन्न विधियों का ज्ञान प्राप्त किया है तथा जाना है कि प्रातः काल विभिन्न विधियों से जल ग्रहण करने से शरीर की का भली भांति शोधन हो जाता है। इसके फलस्वरूप शरीर आंतरिक रूप से स्वच्छ बनता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन जल तत्व का आंतरिक प्रयोग केवल प्रातः काल ही नहीं किया जाता, किंतु इसका प्रयोग दिन भर नियमित अंतराल पे जलपान के रूप में किया जाता है, भोजन के साथ जल सेवन के रूप में किया जाता है। अतः अब हम दैनिक प्रयोग में जल के सेवन की विधि पर विचार करेंगे। जल सेवन, 2 मिनट दीजिए मुझे। और हरी मिर्चा काट देना, ठीक है, 4 हरी मिर्च छोटी-छोटी काट। तो जल सेवन की बात हो रही है। दिन भर हम जल का सेवन करके भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। 5 लीटर जल, 3 से 5 लीटर जल का सेवन प्रतिदिन रिकमेंडेड है। जल की इस मात्रा का सेवन करने से शरीर में जल तत्व सम मात्रा में बना रहता है एवं शरीर स्वस्थ रहता है, जबकि इससे कम मात्रा में जल का सेवन करने से शरीर का शोधन भली भांति नहीं हो पाता एवं शरीर की चयापचय दर असंतुलित हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की रोगों की उत्पत्ति होती है। जल सेवन की मात्रा गर्मी, सर्दी आदि मौसम, कार्य की स्थिति एवं भोजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। सर्दी की तुलना में गर्मी के दिनों में शरीर को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कठिन शारीरिक श्रम करने में भी शरीर को जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। भोजन की प्रकृति अर्थात रुक्ष शुष्क आहार एवं रसीय आहार पर भी जल सेवन की मात्रा निर्भर करती है।
रूक्ष सूक्ष्म आहार के सेवन के साथ अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जबकि रसीय आहार के साथ जल की कम मात्रा का सेवन किया जाता है। देखिए, समझिए, हम सब्जियों का पानी सुखाते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा पानी पीना पड़ता है। सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। अगर हम कच्चे सलाद का सेवन ज्यादा करें और सब्जियों को ढक कर पकाएं तो हमें उतने पानी की आवश्यकता नहीं है। भोजन के साथ जल सेवन की विधि को हमारा स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में तो कहने का मतलब है, अगर हम खाना रसीला खाएंगे तो हमें पानी कम पीना पड़ेगा और उसमें उसके पौष्टिक तत्व भी रहेंगे, तो खाने को ज्यादा भूनना और सुखाना नहीं चाहिए। चिकित्सक अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। भोजन के साथ जल सेवन की सही विधि को वर्णित करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अजीर्णे भेषज वारि जीर्णे वारि बल प्रदम भोजन चामृत चामृतम वारि भोजनांते विष प्रदम। अर्थात भोजन से पूर्व कुछ मात्रा में जल का सेवन करना अमृत के समान है। भोजन के मध्य में थोड़ी मात्रा में जल का सेवन करना औषधि के समान लाभकारी है, किंतु भोजन के अंत में जल का सेवन करना विष के समान हानिकारक है। आचार्य चाणक्य के उपरोक्त सूत्र के संदर्भ में समान मत प्रस्तुत करते हुए चिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि भोजन करने के 10 से 15 मिनट पूर्व थोड़ी मात्रा में गर्म व गुनगुने जल का सेवन करने से पाचक रसों का श्रावण बढ़ जाता है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है। भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में जल का सेवन करने से भोजन की अच्छी लुगदी पेस्ट तैयार हो जाता है, जिससे भोजन का पाचन अच्छी प्रकार हो जाता है। तो जब आप किसी श्लोक के साथ, किसी लॉजिक के साथ और किसी का नाम लेते हुए अपनी बात को कहते हैं ना, तो साइंटिफिकली प्रूवन होता है और उस बात की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन करने से क्या हुआ, जैसे कि आप कढ़ाई में खाना पका रहे हैं, तो कढ़ाई में आपने मसाले डाले, नमक डाला और ढक दिया तो जल्दी पक जाता है। और अगर आपने तुरंत ही पानी डाल दिया तो उसी को कढ़ाई में पकने में बहुत टाइम लगता है और उसको पकाने के लिए फिर आपको कुकर का यूज करना पड़ता है, गैस बनानी पड़ती है, स्टीम बनानी पड़ती है, भाप में पकता है वो फिर वो। तो इसी तरह हमारा पेट है, जो खाना 2 घंटे में पच सकता है उसी खाने को पचाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो पाचक रस निकले वो पानी डालने से डाइल्यूट हो गए बहुत ज्यादा। और जो जठराग्नि को ठंडक मिल गई वो अलग है, वो जठराग्नि भी शांत हो गई। पर अगर साइंटिफिकली बात करें तो जितने भी एंजाइम्स निकले हमारे, पेप्सिन है, रेनिन है, ये सारे डाइल्यूट हो जाते हैं और वो उतनी तेजी से काम नहीं कर पाते भोजन को पचाने का। तो भोजन का पाचन सही प्रकार से नहीं हो पाता, पेट में भारीपन, पेट दर्द, गैस, अपच आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन करना विष के समान हानिकारक है। तो उन्होंने क्लियर किया और इसमें जठराग्नि की बात नहीं आई, फिर भी कितने अच्छे से बात को बताया गया है। इसके साथ साथ जल का सेवन निम्नलिखित तथ्यों को भी ध्यान में रख के करना चाहिए। ठीक, सदैव साफ स्वच्छ जल का ही सेवन करना चाहिए। कभी भी अस्वस्थ, गंदगी युक्त एवं संक्रमित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। जल की कम मात्रा का सेवन करने से शरीर की भली भांति सफाई नहीं हो पाती, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। कठिन शारीरिक श्रम या यात्रा से आने पर तुरंत ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मी के दिनों में अधिक ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से फ्रिज के ठंडे जल का सेवन करने से अनेक प्रकार की वात व्याधियां एवं अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में कफ दोष की विकृत अवस्था में ठंडे जल के स्थान पर गुनगुने अथवा गर्म जल का सेवन करना चाहिए। कठिन शारीरिक श्रम एवं यात्रा से आने पर तुरंत ठंडे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रिज का पानी कभी भी पीने लायक नहीं है। शरीर में कफ दोष की विकृत अवस्था में ठंडे जल के स्थान पर गुनगुने जल या गर्म जल का सेवन करना चाहिए।
सर्दी जुकाम कफ है तो आप जानते हैं कि गुनगुना और गर्म जल ही उसको डाइल्यूट कर सकता है। सर्दी जुकाम खांसी कफ आदि रोगों में गर्म जल का सेवन लाभकारी हो सकता है, अथवा जब हम उनको औषधीय जल बनाते हैं कुछ गरम मसाले डाल के तो काढ़ा वो भी फायदा करता है। जुकाम होने की अवस्था में गुनगुना अथवा गर्म जल पीने से, गुनगुने जल में नमक मिलाकर स्नान करने से जुकाम रोग में आराम मिलता है। इसी प्रकार जल का आंतरिक प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि जल का आंतरिक प्रयोग प्रत्येक मनुष्य अत्यंत व्यवहारिक रूप में करता है, किंतु जो मनुष्य इस आंतरिक प्रयोग को सही विधि अनुसार करता है वह पूर्ण रूप से स्वस्थ, सक्रिय एवं रोग मुक्त बना रहता है। जबकि जल के आंतरिक प्रयोग को अवैज्ञानिक एवं अनुचित ढंग से प्रयोग करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सामान्य एवं स्थानीय शामक प्रभाव। अभी जो सिस्टम है हमारे, है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम है। कहां से? हमारा शरीर एक इकाई है, सेलुलर लेवल एक कोशिका है, सेल्स मिल करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज बना करके मिल करके ऑर्गेन्स बनाते हैं और ऑर्गेन्स मिल करके सिस्टम बनाते हैं। तो रक्त परिसरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जल चिकित्सा पर क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है जब हम जल का प्रयोग करते हैं तो रक्त में क्या परिवर्तन आता है। जैसा कि आपने पूर्व में जाना कि जल तत्व का शरीर के रक्त के साथ सीधा संबंध होता है। शरीर में जल तत्व की कमी होने पर रक्त गाढ़ा होने के कारण रक्त वाहिनियों में इसके संचरण में बाधा उत्पन्न होने लगती है, जिससे रक्तचाप संबंधी रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में जल तत्व के अभाव से विषाक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसका हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं इसके परिणाम स्वरूप हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। उपरोक्त अवस्था में जल चिकित्सा लाभकारी प्रभाव रखती है। जल चिकित्सा के अंतर्गत ऊषापान, एनिमा, स्नान एवं लपेट आदि क्रियाओं का अभ्यास रोगी को विधि पूर्वक एवं नियमित रूप से कराने से रक्त शुद्धिकरण की क्रिया तीव्र होती है। रक्त परिसंचरण में स्वाभाविक रूप से तीव्रता उत्पन्न होती है, रक्तचाप नियमित होता है, हृदय स्वस्थ, शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बनता है। जैसा कि आप लोगों को जब हॉट फूड बात दे रहे थे तो हमने थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की, लगभग वही बात कहने की कोशिश की गई है। रक्तचाप नियमित होता है, हृदय स्वस्थ, शक्तिशाली एवं ऊर्जावान बनता है। जल चिकित्सा के प्रभाव से रक्त हीमोग्लोबिन से परिपूर्ण बना रहता है एवं रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने एवं छोड़ने की क्षमता अच्छी बनी रहती है। यद्यपि जल चिकित्सा का प्रयोग रक्त परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ एवं रोगमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता है, किंतु एक ध्यान देने योग्य प्रमुख तथ्य यह है कि उच्च रक्तचाप रोगी को गर्म जल से उपचार नहीं देना चाहिए अथवा अत्यंत सावधानी पूर्वक देना चाहिए एवं गर्म जल के उपचार के बाद ठंडे जल के उपचार का अवश्य देना चाहिए। तो हर में हमने बताया कि सेफर साइड चलते हुए सर पे ठंडा पानी जरूर डालें, ताजा पानी। ट्रीटमेंट के बाद जरूर से नहलाया जाए। स्टीम बाथ वर्जित है उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए और हॉट फुट बाथ से आराम मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको उसके बाद नहाने का ध्यान रखना है, नहलाना है, ठीक है। पाचन तंत्र पर जल चिकित्सा का क्या प्रभाव होता है? मानव शरीर जल तत्वों को पाचन तंत्र के माध्यम से ग्रहण करता है, जिस कारण पाचन तंत्र को जल तत्वों के साथ सीधा संबंध होता है। जल संसार का एक श्रेष्ठ घोलक द्रव्य है। इस द्रव्य में घोलकर विभिन्न पोषक तत्वों एवं लाभकारी पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार शरीर में जल तत्व की मात्रा को सम एवं विषम बनाने में पाचन तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता है, उसी प्रकार जल तत्व की
मात्रा सम एवं विषम होने का इस तंत्र पर भी अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शरीर में जल तत्व की मात्रा विषम अथवा कम होने से कब्ज नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जल तत्व शरीर में भोजन के पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की क्रिया में भी महत्वपूर्ण क्रिया निभाता है। इस तत्व के अभाव में भोजन के पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल तत्व की विषमता पाचन तंत्र में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर पानी कम पिया है या पानी ज्यादा पिया है, मेनली कम पिया है तो हमारी आंतों में शुष्कता आएगी, कब्ज होगा, अपच होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द होगा, गैस होगी, यकृत विकार, मधुमेह आदि रोगों का वर्णन मुख्य रूप से आता है। उपयुक्त सभी रोगों में जल चिकित्सा लाभकारी प्रभाव रखती है। जल चिकित्सा की विभिन्न प्रविधियों द्वारा उपचार करने से इन रोगों में अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ पाचन तंत्र को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाने में भी जल चिकित्सा लाभकारी प्रभाव रखती है। पाचन तंत्र रोगों में जल चिकित्सा के अंतर्गत प्रायः गर्म जल का प्रयोग अधिक लाभकारी प्रभाव रखता है। इसके साथ साथ गर्म के साथ ठंडे जल का प्रयोग करने से तंत्र से की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं रोगों से मुक्ति मिलती है। तो पाचन तंत्र के बारे में आपने समझा, और सीधे सीधे अगर हम पानी के सही तरीके को समझ लें और जो जल चिकित्सा के बाह्य प्रयोग है उनको समझ लें तो हमें बहुत आसानी से पेट से रिलेटेड दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और अभी आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र जिसमें क्या क्या आएंगे, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आएगा? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, है ना। दोनों तरफ पीछे पीठ पे किडनी है, किडनी से निकलती हुई यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन आता है ट्यूब्स में, और फिर एक ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो इतनी चीजें उत्सर्जन तंत्र में आती हैं। जल तत्वों में जिसको लिखना है लिख भी सकता है, किडनी, यूरेटर्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी जिसमें फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरेटर्स जिसमें बाथरूम जा रही है नीचे तक, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें बाथरूम रुक रही है पेशाब, और यूरेथ्रा जिस ओपनिंग से पेशाब बाहर निकल रही है। क्लियर? जल तत्व में शुद्धिकरण का अत्यंत विशिष्ट गुण होता है। शरीर जल तत्वों के माध्यम से अपने स्थित विषाक्त अथवा उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करते हुए शुद्धता एवं स्वच्छता को धारण करता है। सरल शब्दों में शरीर के अंदर विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में जल तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए शरीर में जल तत्व विषम होने पर अथवा जल तत्व की कमी होने पर विजातीय पदार्थ का शरीर से भली भांति निष्कासन नहीं हो पाता एवं विजातीय विषयों की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। शरीर में जल तत्व की पर्याप्त मात्रा होने पर वृक्कों की क्रियाशीलता भली भांति बनी रहती है, जबकि जल तत्व की कमी होने पर वृक्कों की क्रियाशीलता, वृक्क मतलब किडनी, साथ ही साथ वृक्कों में पृथरी आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्क भली भांति रक्त को साफ नहीं कर पाते, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के त्वचा विकार भी उत्पन्न होते हैं। तो मतलब अगर उत्सर्जन तंत्र अच्छा काम नहीं कर रहा तो आपको स्किन पे भी प्रॉब्लम नजर आएगी और पथरी की प्रॉब्लम नजर आएगी। शरीर की अस्थियों एवं पेशीय तंत्र पर जल का प्रभाव।
अस्थियों एवं पेशीय तंत्र पे, बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम। मानव शरीर की अस्थियों के अंदर जल तत्व मुख्य रूप से विद्यमान रहता है। चिकित्सा वैज्ञानिकों के अनुसार मानव अस्थि का 25% भाग जल तत्व होता है। जल तत्व की उपस्थिति के कारण अस्थियों में लचीलापन पाया जाता है। शरीर में जल तत्व की कमी के कारण अस्थियों में उपास्थियों में कड़ापन एवं भंगुरता उत्पन्न हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं। जल तत्व की कमी से अस्थियों एवं जोड़ों में अनेक प्रकार के दर्द एवं सूजन उत्पन्न होकर गठिया एवं आर्थराइटिस आदि रोगों को जन्म देते हैं। अस्थियों में जल तत्व की कमी होने पर अस्थि मज्जा में रक्त कणों के निर्माण की क्रिया भी धीमी पड़ जाती है। अस्थियों के समान मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी जल तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में जल तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा होने पर मांसपेशियों में भी क्रियाशीलता बनी रहती है। इसके साथ साथ मांसपेशियों के लचीलेपन एवं शक्ति में भी जल तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल तत्व की कमी होने पर मांसपेशियों में शक्तिहीनता, कड़ापन एवं पेशियों संबंधी अन्य रोग शक्तिहीनता, कड़ापन, पेशियों संबंधी अन्य रोग की उत्पत्ति होती है। विभिन्न प्रकार के पेशियों में होने वाला दर्द में भी जल तत्व की कमी प्रमुख कारण होती है। इस प्रकार रोगों में जल चिकित्सा के प्रयोग शीघ्र लाभ मिलता है। ये सब आप लोग बॉडी पे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है और पाचन तंत्र कहां से कहां तक है, उत्सर्जन तंत्र कहां से कहां तक है और अभी तंत्रिका तंत्र कैसा दिखता है और कहां से कहां तक है। कर पा रहे हैं कनेक्ट? बताइए। जी मैम, कर तो पा रहे हैं। सभी लोग कर पा रहे हैं कि हमें उसको भी थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी या देखना पड़ेगा फिगर्स को कि कहां से कहां तक होता है। हाँ, माउथ से लेके एनएस तक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आ गए। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स हैं, वो कहां पर होते हैं, पूरा नर्व सेल किस तरह का दिखता है और क्या क्या उसके डेंड्राइट्स पार्ट है, वो सब आप लोगों को देखना है, समझना है कि ठीक है, कुछ अंदाजा है ऐसा। बताइए भाई, कुछ अंदाजा है इस सिस्टम का? सभी साइंस साइड है? नहीं मैम, एक बार बता देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी तो ये पढ़ते हैं, फिर अभी ये खत्म होता है तो उसके बाद ये थोड़े से सिस्टम्स को हम एक पीपीटी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। मानव तंत्रिका तंत्र में जल तत्व प्रमुख रूप से उपस्थित तत्व है। यह तंत्र मकड़ी के जाले के समान संपूर्ण शरीर में फैला रहता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रिकाएं जल तत्व के माध्यम से बाह्य वातावरण से संवेदनाओं एवं प्रेरणाओं को ग्रहण करती हैं। जल तत्व के अभाव में तंत्रिकाओं की कार्य कुशलता एवं क्षमता कम हो जाती है। मानव मस्तिष्क में भी जल तत्व प्रमुख रूप से उपस्थित तत्व है। शरीर में जल तत्व के अभाव में विभिन्न प्रकार मस्तिष्क संबंधी रोगों की उत्पत्ति होती है। जल चिकित्सा के अंतर्गत ठंडे जल के प्रयोग से तंत्रिकाओं को बल मिलता है, जबकि गर्म जल के प्रयोग से रक्त संचार तीव्र होने से तंत्रिकाओं को क्रियाशीलता बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से संबंधित रोगों में जल चिकित्सा का प्रयोग विशेष रूप से लाभकारी प्रभाव रखता है। मस्तिष्क विकारों में भी जल चिकित्सा के प्रयोग से लाभ मिलता है। इस प्रकार उपयुक्त तथ्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि जल चिकित्सा के विभिन्न अंगों एवं संस्थानों पर लाभकारी प्रभाव रखती है, जो जल चिकित्सा के महत्व को प्रकट करता है। वास्तव में जल में शोधन अथवा शुद्धिकरण का विशिष्ट गुण होता है।
जल तत्व का यह गुण चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से विकृत आहार विहार का सेवन, अनियमित दिनचर्या एवं बाह्य प्रदूषण आदि कारणों के परिणाम स्वरूप, मतलब पोल्यूशन, इरेगुलर लाइफस्टाइल और बाहर का खाना, प्रोसेस्ड और फास्ट फूड, विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और इन विषाक्त पदार्थों की जो मात्रा बढ़ जाती है उससे हमारा तंत्रिका तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अंगों की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंगों से संबंधित तंत्र रोगग्रस्त हो जाता है। तंत्र की रोगावस्था को ठीक करने में, अंगों की क्रियाशीलता बढ़ाने में जल चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चिकित्सा का प्रयोग शरीर के समस्त आंतरिक बाह्य अंगों को शोधन करते हुए उन्हें स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। जल चिकित्सा के लाभकारी प्रभाव एवं महत्व को जानने एवं समझने के उपरांत आपके मन में यह जिज्ञासा भी अवश्य उत्पन्न हुई होगी कि जल चिकित्सा के प्रयोग में किन किन सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि यहाँ पर जल चिकित्सा का प्रयोग रोगी पुरुषों पर किया जा रहा है, अतः सावधानियों का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। अब जल चिकित्सा की सावधानियों पर हम बात करेंगे। जल चिकित्सा की सावधानियां इस प्रकार है। एक जाइए जाइए। पहला, शरीर में कफ दोष की विकृत अवस्था में ठंडे जल के अधिक प्रयोग रोगी पर नहीं करने चाहिए। सीधी सी बात है, कफ है तो हम ठंडे जल का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कॉमन सेंस की बात है। हाँ? तीव्र खांसी, सर्दी, बुखार, जुखाम, टॉन्सिल, टीबी, दमा, जोड़ों में दर्द एवं सूजन, कमर दर्द, गठिया व अर्थराइटिस आदि रोगों की तीव्र अवस्था में रोगी पर ठंडे जल का प्रयोग करने से रोग और अधिक तीव्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतः इन रोगों में ठंडे जल का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक अथवा नहीं करना चाहिए। ठंडे जल का प्रयोग से गठिया एवं अर्थराइटिस रोगी को जोड़ों के दर्द एवं सूजन बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। जितने भी ठंड से रिलेटेड है या दर्द है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, तो ठंडी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, मिर्गी एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त रोगी को गर्म जल का उपचार अत्यंत सावधानी पूर्वक अथवा नहीं देना चाहिए। इस प्रकार के रोगियों को गर्म जल का उपचार देने से रक्तचाप, हृदय गति एवं चयापचय की दर असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग की तीव्रता बढ़ जाती है। रोगी स्वयं को अधिक असहज अनुभव करता है और अतः इन रोगियों को जल का उपचार नहीं देना चाहिए। तो अभी क्या बात हुई, अभी हमने एक कोल्ड पैक की बात की थी कि टॉवल बिछा दीजिए और लेट जाइए, गीली चादर पर लेटना। तो हर में मैं ये कह रही थी ना, नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। तो हृदय रोगी, मिर्गी, तनाव, उच्च रक्तचाप, इनको हम उस गीली चादर की लपेट से गीली चादर पे लेट के ठंडी जल का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था। यदि गर्म जल के उपचार के तुरंत बाद ठंडे जल का उपचार भी रोगी को देना है तो सदैव उपचार का प्रारंभ गर्म जल के साथ करना चाहिए एवं ठंडे जल के उपचार पूर्ण करना चाहिए, है ना। गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरम से शुरू करेंगे और ठंडे पे खत्म करेंगे। अर्थात गर्म जल के उपचार प्रारंभ करते हुए ठंडे जल के प्रयोग के साथ उपचार समाप्त करना चाहिए। गर्म जल का उपचार देने में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। गर्म जल का उपचार देने से पूर्व रोगी को 1 से 2 ग्लास सामान्य तापक्रम का जल पिलाकर ही उपचार देना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी जल चिकित्सा में पढ़ा। इसके साथ साथ रोगी को सिर को ठंडे जल से अच्छी प्रकार भिगो लेने के उपरांत ही गर्म उपचार जैसे भाप स्नान, गर्म ठंडा कटी स्नान, गर्म रीढ़ स्नान आदि देने चाहिए। गर्म जल के उपचार के उपरांत
रोगी को कुछ समय शवासन में आराम करना चाहिए। गर्म जल का प्रयोग गर्दन के ऊपर के भाग पर नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से सिर एवं आंखों पर गर्म जल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। रोगी को की अति तीव्र अवस्था, गंभीर जीर्ण रोग से ग्रस्त कमजोर रोगी, तीव्र अवस्था पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, गंभीर जीर्ण रोगी, ग्रस्त रोगी, वृद्ध रोगी, गर्भवती स्त्री, गर्म एवं ठंडे जल का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब अधिक ठंडे जल का प्रयोग और अधिक गर्म का, तो अपने को एक मॉडरेट टेम्परेचर सहने लायक ही यूज करना चाहिए। इस प्रकार की अवस्था में एकदम से गर्म एवं ठंडे जल का प्रयोग रोगी पर नहीं करना चाहिए। ठंडे जल के प्रयोग करने से पूर्व शरीर को थोड़ा गर्म अथवा ऊर्जावान बनाकर ही ठंडे जल का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे जल के उपचार के उपरांत रोगी को एकदम से आराम नहीं कराना चाहिए, अपितु रोगी को कुछ समय के लिए टहलना अथवा भ्रमण करना चाहिए। जल चिकित्सा के अंतर्गत भाप एवं बर्फ के प्रयोग में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। बर्फ एवं भाप के प्रयोग तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं पर सीधा प्रभाव डालते हैं, अतः इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। रक्त स्राव की अवस्था में गर्म जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंतों में घाव एवं आंतों में अल्सर की अवस्था में गर्म जल का आंतरिक प्रयोग जैसे कुंजल एवं अनिमा आदि भी नहीं देने चाहिए। ये सब आपको पता है, पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अभी रिपीटेशन हो रहा है और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत सरल सी बात कही जा रही है। रक्तस्राव की अवस्था में गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है। आंतों में घाव एवं अल्सर की अवस्था में गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है। गर्म जल से अधिक लंबे समय तक प्रयोग करने से त्वचा की सबसे बाहरी परत को हानि पहुंचती है। अधिक गर्म जल के लंबे समय तक प्रयोग करने से त्वचा में उपस्थित संवेदी तंत्रिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसके कारण त्वचा एवं शरीर में संवेदनहीनता की अवस्था उत्पन्न होने लगती है। इसके साथ साथ गर्म जल का अधिक लंबे समय तक प्रयोग करने से मांसपेशियों का स्वाभाविक बल खत्म होने लग जाता है एवं त्वचा लटकने लग जाती है। जल चिकित्सा सदैव खाली पेट ही देनी चाहिए। जल चिकित्सा के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, अपितु कम से कम 1 घंटे के उपरांत ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। जल चिकित्सा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं सदैव साफ स्वच्छ जल की से ही चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सावधानियों को ध्यान में रखकर चिकित्सा करने से विभिन्न सामान्य गंभीर रोगों के उपचार में जल चिकित्सा लाभकारी है। इन सावधानियों के अनुसार चिकित्सा देने से रोग शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं एवं इसका साथ साथ सभी प्रकार के दुष्प्रभाव एवं हानियों से भी रोगी मुक्त रहता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में जल के 3 विशिष्ट गुण। तो अभी यहीं तक रखते हैं। 25 नंबर पेज। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है? सरोज जी समझ में आ रहा है? जी मैम समझ में आ रहा है। पहले तो लिखा ही चुकी हैं आप, पहले सारा समझा ही चुकी हैं। तो लगभग वही है। मतलब अगर बेसिकली हमको आइडिया हो कि हमारा मतलब ठंडे पानी क्या कर रहा है, गर्म पानी क्या कर रहा है, कब देना है कब नहीं देना है, तो वही चीजें रिपीट है, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ सिर्फ। और जहाँ पे समझना है वहां आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर करने के बाद बिल्कुल नहीं दिखते हैं आप लोग, तो बड़ा ही अजीब लगता है मुझे जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी जी, नमस्ते। नमस्ते।